यार तुमने बचपन में अपने उस डार्क टोन वाले फ्रेंड को कालिया कहकर जरूर चिढ़ाया होगा। बट क्या तुम्हें पता है कि 1948 में एक बहुत बड़ा रेशियल सिस्टम साउथ अफ्रीका में चल रहा था, अपार्थाइड नाम का, जिसमें व्हाइट पीपल को ही गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी और व्हाइट पीपल ब्लैक पीपल पे, यानी जो लोग डार्क शेड के थे उन पे बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, उनको गवर्नमेंट तक सपोर्ट नहीं करती थी। बट इस सारी की सारी गंदी नीतियों को खत्म किया एक आदमी ने, नेल्सन मंडेला, जिनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और बिल्कुल बोरिंग तरह से नहीं पढ़ेंगे, ये चैप्टर बिल्कुल बोरिंग सा है बट हम इसे उतना ही इंटरेस्टिंग बना देंगे एनिमेशन से और लाइन बाय लाइन हर एक चीज देख करके। तो बस एनसीईआरटी खोलकर बैठ जाओ और बिल्कुल मूवी की तरह इस वीडियो को देखना। अपार्थाइड को पहले समझ लेते हैं, तब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इंडिया में पुराने टाइम पे बहुत पीक लेवल पे अनटचेबिलिटी फॉलो की जाती थी, जिसमें अपर कास्ट लोग छोटी कास्ट के लोगों पे बहुत सारे अत्याचार करते थे, उनको गलत तरीके से ट्रीट करते थे। सेम उसी तरह साउथ अफ्रीका में 1948 में अपार्थाइड को लीगलाइज कर दिया गया था, यानी लोग जो व्हाइट लोग थे वो तो ब्लैक्स पे अत्याचार कर ही रहे थे डार्क शेड के लोगों पर, साथ साथ गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज करके और ज्यादा बुरी सिचुएशन कर दी थी। बट फाइनली 1994 में जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं, यानी पहला ऐसा व्यक्ति जो डार्क शेड का था, ब्लैक कलर का था और प्रेसिडेंट बनता है कंट्री का विथ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, वो दिन एक स्पीच दी थी नेल्सन मंडेला ने। और वही स्पीच 10 में 1994 की पूरी स्पीच का हम एक छोटा सा वर्जन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जिसको खुद ऑफ कोर्स नेल्सन रोलीला मंडेला ने लिखा है। स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। 10th May 1994. Dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. क्या मतलब? देखो, 10th में जो वो तारीख है, dawned bright and clear, बहुत अच्छा मौसम है, क्लियर है, और पिछले कुछ दिनों से आई कौन है यहाँ पे? आई का मतलब नेल्सन मंडेला, क्योंकि वो ये स्पीच दे रहे हैं, वो उनका स्पीच है। वो बहुत प्लीजेंटली सराउंडेड थे किनसे? बड़े बड़े वर्ल्ड के लीडर से, जो कहां आने वाले थे? इनॉग्रेशन पे। अब ये इनॉग्रेशन किस चीज का था? ये इनॉग्रेशन था जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी साउथ अफ्रीका में। किस चीज को लेकर? इसी अपार्थाइड को खत्म करके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की शुरुआत को लेकर। द सेरेमनी took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. मतलब साउथ अफ्रीका में एक जगह है पिटोरिया, वहां पर ये एम्पी थिएटर था। एम्पी थिएटर क्या होता है? ऐसा दिखने वाला एक बिल्डिंग जहां पर कोई छत ना हो और बहुत बड़ी सी बिल्डिंग हो, बहुत सारी सीट्स हो, रोज हो, जहां पर लोग आराम से बैठ सकते हैं और एक स्पीकर की बात सुन सकते हैं। अब आगे वही लिखा है कि कई सालों से, कई डिकेड से एक बहुत गंदी व्हाइट सुप्रीमेसी चल रही थी, जहां पर व्हाइट लोगों की ही सुनी जा रही थी। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. मतलब इतने साल से तो व्हाइट सुप्रीमेसी चल रही थी, सिर्फ व्हाइट लोगों की सुनी जा रही थी, बट अब एक रेनबो गैदरिंग है। इसका मतलब है कि यहां पर सारे कलर्स के, सारे कंट्रीज के लोग आए हैं, जिससे साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही है। नॉन रेशियल का मतलब कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो कलर के बेस पे व्हाइट और ब्लैक में बिल्कुल भी डिस्पैरिटीज, बिल्कुल भी अंतर या भेद नहीं करेगी। और उसी दिन नेल्सन मंडेला अपने साथ अपनी बेटी के साथ थे, जिनका नाम था ज़ेनानी, और उनके पोडियम पे मिस्टर डी क्लर्क थे, जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे, और उनके साथ थे थाबो म्बेकी, जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे। फिर जब उनका टर्न आया तो उन्होंने प्लेज ली और कुछ बातें कही, जो नीचे इस तरह से तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जिसकी इंपॉर्टेंट लाइंस ये है। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to nations of the world on our own soil. मतलब outlaws का मतलब क्या है? कि हम मतलब कौन है? वी मतलब है साउथ अफ्रीका के लोग, जो आउटलॉस थे, मतलब जिनके साथ साउथ अफ्रीका के साथ कई सारी कंट्रीज ने एसोसिएशन तोड़ दिया था, क्योंकि वहां पे अपार्थाइड था, तो उनसे कोई कंट्री आपस में अच्छे रिलेशन नहीं रखती थी, तो वो आउटलॉस थे। बट अब वो आउटलॉस नहीं है, और अब इंस्टेड वो उन सारी कंट्रीज को और कई सारी कंट्रीज को अपनी सॉइल पे, खुद की धरती पे बुलाए हैं। क्यों बुलाया है? ताकि वो सब यहां पर आ सकें और एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी सेलिब्रेट कर सकें। फिर लास्ट में अपने स्पीच के बाद में कुछ लाइंस बोलते हैं कि लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। फिर आगे देखो, आगे
A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in a perfect formation over the Union buildings. जो यूनियन बिल्डिंग्स थी जहां पर ये सब कुछ हो रहा था, उसके ऊपर से साउथ अफ्रीकन जेट्स जाते हैं, हेलीकॉप्टर जाते हैं, जिसमें साउथ अफ्रीकन मिलिट्री जा रही होती है। और ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं था कि हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स है। इंस्टेड ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन था मिलिट्री की लॉयल्टी दिखाने के लिए जो न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है उसकी तरफ। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मतलब नेल्सन मंडेला याद कर रहे हैं इस फैक्ट को कि कुछ साल पहले यही सेम आर्मी जो मुझे आज सैल्यूट कर रही है उस टाइम पे अरेस्ट कर रही होती। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. मतलब एक शेवरॉन यानी कि एक पैटर्न वी शेप का पैटर्न बना करके इम्पाला जेट्स निकलते हैं और स्मोक निकालते हैं अपने पीछे से इन सारे कलर्स का, जिससे एक साउथ अफ्रीकन फ्लैग बनता है। और उस दिन एक बहुत बड़ी चीज हुई कि दो नेशनल एंथम्स गाए गए। पहला एनकोसी सिकिल आई अफ्रीका यानी जो व्हाइट्स गा रहे थे, जितने भी व्हाइट कलर के लोग थे, और दूसरा डाई स्टेम जो पुराना एंथम था रिपब्लिक का, जो कौन गा रहा था? ब्लैक लोग। अब उस दिन किसी को किसी की लिरिक्स नहीं पता थी, बट बहुत जल्द वो दोनों एक दूसरे को जानने वाले थे, दोनों एक दूसरे के नेशनल एंथम्स, एक दूसरे को कल्चर को जानने वाले थे, क्योंकि अब अपार्थेड खत्म हो रहा था। बट अगर तुम सोच रहे हो कि अपार्थेड शुरू कब हुआ, तो एनसीईआरटी ही लिखती है कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की पहले डिकेड में, यानी अ फ्यू इयर्स आफ्टर बिटर एंग्लो-बोयर वॉर, जब एंग्लो-बोयर वॉर खत्म होता है उसके कुछ साल बाद, यानी नेल्सन मंडेला के बर्थ के, जब वो पैदा होते हैं उसके कुछ साल पहले, व्हाइट स्किन्ड पीपल्स जो साउथ अफ्रीका के थे, उन्होंने बहुत गंदा यह सिस्टम शुरू कर दिया था डोमिनेशन का डार्क स्किन्ड पीपल की तरफ, और इसे ही अपार्थेड बोला जा रहा था। बट अब नाउ in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, मतलब ये 20th century का लास्ट डिकेड है ये। अरे 20th century यानी 1900s का लास्ट डिकेड चल रहा है ना, 1994। और क्या बोला उन्होंने? एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, कि नेल्सन मंडेला का 8th डिकेड है, यानी 80s में आ चुके हैं वो अपने। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइजेस द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। अब ये सब खत्म हो चुका है। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मतलब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उन्हें उस दिन भी वही चीज फील हुई जो हमेशा फील होती है, बाकी दिनों पे फील होती है, कि वो सिंपली सम है, यानी एडिशन है। किनका? उन सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स का, सारे अफ्रीकन देशभक्तों का जो उनके पहले जा चुके हैं, जो इस जंग में शहीद हो चुके हैं, यानी जो लोगों ने उनके पहले अपार्थेड की तरफ जंग लड़ी थी, अपार्थेड के खिलाफ बोला था। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced ये सारे लोगों का नाम, ओलिवर तम्बोस, वाटर सिसलर्स, सेफ लुथरिस एंड यूसुफ दादूस और ब्रैम फिशर्स और रॉबर्ट सोबोक्विस। मतलब कहना चाह रहे हैं वो कि इतने सारे सालों तक जो ये चलता रहा, जो इतना ज्यादा हर्ट होते रहे ब्लैक लोग, इनके वजह से एक अनइंटेंडेड चीज आई, एक अनजान सी चीज आई कि उन्होंने, इस हर्ट ने, इस ब्रुटैलिटी ने, इस ऑपरेशन ने प्रोड्यूस किए कुछ महान लोग, जिनके नाम अभी मैंने लिए, और इनके नाम तुम सिंपली इस निमोनिक से याद कर सकते हो। कि आरसीबी हर बार हार जाती है यार। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? तो वॉय आरसीबी, WOY RCB, जो इनके नाम का पहला लेटर है, और इससे इन 6 के 6 लोगों के नाम चाहो तो याद कर सकते हो, कभी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन दिस स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, कि इन्हीं सारे कॉमरेड्स से, इन्हीं सारे फ्रीडम फाइटर्स से, इनकी स्ट्रगल को देखते हुए नेल्सन मंडेला ने क्या सीखा? करेज का असली मीनिंग सीखा। क्या होता है करेज की असली मीनिंग? देखो, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। मतलब करेज का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर से डर मर जाए, तुम्हारे अंदर से डर बिल्कुल खत्म हो जाए। इंस्टेड डर के ऊपर जो जीत हम पाते हैं उसको ही हम करेज यानी हिम्मत बोलते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। यानी बहादुर वो नहीं जो डरे ही ना, इंस्टेड वो जो अपने डर के ऊपर विन कर ले, कॉन्कर कर ले, जीत ले, और वही असली बहादुर है। No one is born hating another person because of his color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate,
They can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. अब देखो यहाँ बहुत डीप बात नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कोई भी पैदा होते ही किसी को नफरत करने नहीं लग जाता है उसके स्किन कलर की वजह से, उसके कोई बैकग्राउंड की वजह से या उसके रिलीजन की वजह से, बल्कि लोगों को सिखाया जाता है कि तुम अच्छा इस रिलीजन के हो तो तुम उस रिलीजन से हेट करो, तुम इस कलर के हो तो तुम उस कलर से हेट करो, तुम इस बैकग्राउंड से हो, तुम वेल्दी हो तो तुम उस गरीब से हेट करो। तो ये सब सिखाया जाता है हमें, पैदा होते हमें नहीं आता है। उसी तरह से जब ये हेट करना सिखाया जाता है तो नेल्सन मंडेला का मानना है कि बिल्कुल उसी तरह से प्यार करना सिखाया जा सकता है, और वो बिल्कुल इजी है क्योंकि ह्यूमन हार्ट इजीली प्यार कर लेता है। बहुत गंदे से गंदे टाइम में भी, टफ टाइम में भी नेल्सन मंडेला ने ये नोटिस किया है कि जब वो प्रिजन में थे, जेल में थे, तब भी उन्होंने एक सेकंड के लिए, बहुत छोटे से टाइम के लिए भी देखा था कि गार्ड उनकी तरफ एक दया की तरफ से देख रहा था, एक दया की नजर से देख रहा था कि ये सारे कैदी बंद हैं। तो और उतना ही इनफ था नेल्सन मंडेला को मोटिवेट करने के लिए और उनको आगे बढ़ते रहने के लिए। In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. मतलब नेल्सन मंडेला कुछ बात कर रहे हैं ऑब्लिगेशंस की, बट मुझे पता है कि तुम्हें ऑब्लिगेशंस का मीनिंग नहीं पता है। ऑब्लिगेशंस यानी जिम्मेदारी, कि हमारे ऊपर क्या क्या बोझ है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं हर आदमी के ऊपर दो ऑब्लिगेशंस होती हैं, दो बोझ होती हैं, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। पहली उसकी फैमिली की तरफ, उसके पेरेंट्स की तरफ, उसकी वाइफ एंड चिल्ड्रन यानी उसकी पूरी फैमिली की तरफ, और दूसरी ऑब्लिगेशन होती है उसके पीपल यानी उसके लोगों की तरफ, उसकी कम्युनिटी की तरफ और उसकी कंट्री की तरफ। और ये दोनों ड्यूटीज एक मैन को पूरी करनी चाहिए। बट एक ऐसी कंट्री में, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में, ये दोनों ड्यूटीज पूरी करना इम्पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो भी आदमी इस डार्क कलर का हो, डार्क स्किन्ड हो, ब्लैक हो, और वो अटेम्प्ट करना चाहे कि एक ऐसा ह्यूमन बीइंग बने जो अपनी फैमिली की भी रक्षा करे और अपने लोगों के लिए भी कुछ अच्छा सोचे, उसको पनिश किया जाता था और आइसोलेट कर दिया जाता था, क्योंकि वहां पे था अपार्थाइड। यही लिखा है, इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and मतलब अगर साउथ अफ्रीका में कोई ऐसा ब्लैक आदमी अगर चाहे कि वो अपने पीपल की यानी अपने लोगों की, अपनी कम्युनिटी की हेल्प करे, तो उसको अनअवॉइडेबली यानी ऑटोमेटिकली, ऑफ कोर्स तरीके से, ऑब्वियस तरीके से उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता था और फोर्सफुली एग्जिस्टेंस ऐसी करनी पड़ती थी कि जहां वो सीक्रेसी के साथ रहे और रिबेलियन बन जाए। मतलब कि वो सीक्रेट लाइफ जिए और रिबेलियन बन जाए, ऑपोजिशन में रहे। किनसे? जो लोग पावर में हैं। और पावर में कौन थे? व्हाइट पीपल। जब व्हाइट पीपल उनके ऊपर जुर्म कर रहे थे ब्लैक पीपल की तरफ, और जो ऐसे ब्लैक लोग थे जो कुछ इसके खिलाफ करना चाह रहे थे, इस जुर्म को हटाना चाह रहे थे, तो उनको पूरी जिंदगी रिबेलियन बन के जीना पड़ता था, एक रिबेल बन के जीना पड़ता था, यानी एक रिवॉल्यूशनरी बन के, एक फ्रीडम फाइटर की तरह एक जिंदगी जीनी पड़ती थी। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, a husband. वही नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि वो शुरू में कोई नहीं सोच रहे थे कि सिर्फ मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूं, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करूं। पहले तो वो अपनी फैमिली की ड्यूटी निभाने जा रहे थे कि मैं एक अच्छा सन बनूं, अच्छा ब्रदर बनूं, अच्छा फादर बनूं, अच्छा हस्बैंड बनूं। बट ये सारी ड्यूटी उनको नहीं पूरी करने दी जा रही थी क्योंकि वो ब्लैक कलर के थे, क्योंकि वो डार्क कलर के थे और इस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जिसपे लोग ऑपरेशन कर रहे थे, यानी अत्याचार कर रहे थे। अब आगे वो लिखते हैं फ्रीडम की अलग अलग मीनिंग की, कैसे अलग अलग टाइम ऑफ पेस पे, कैसे अलग अलग एज पे उनको फ्रीडम की अलग अलग चीजें समझ में आई कि आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मतलब वो फ्री थे, उनको फ्रीडम मिली हुई थी जब वो पैदा हुए। कैसे? फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, कि अपनी माँ की झोपड़ी के पास, घर के पास वो फ्री थे कि दौड़ सकते हैं खेत में। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, कि वो तैर सकते हैं जो नदी बह रही है उनके विलेज के पास। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मीलीज रोस्ट कर सकते हैं आराम से आसमान के नीचे बैठ करके, और तो और जो बुल्स जा रहे हैं, बैल जा रहे हैं, उनके बैक पर बैठ सकते हैं। बट ये सारी फ्रीडम तब तक थी जब तक उन्होंने अपने पिताजी की बात मानी और उन्होंने अपने ट्राइब की, जो उनकी कम्युनिटी थी, उसके कस्टम्स को फॉलो किया। तब तक उनको किसी ने भी ट्रबल नहीं किया। बट आगे जाके उन्होंने रियलाइज किया कि ये सारी फ्रीडम तो इल्यूजन है। कैसे?
जैसे जैसे उन्हें एज के बाद और एक पर्टिकुलर एज के बाद रियलाइज होती गई चीजें, जैसे बहुत ही यंग एज में, एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go wherever I choose. मतलब एज अ स्टूडेंट तुम्हें क्या क्या फ्रीडम चाहिए? तुम्हें तो बस यही फ्रीडम चाहिए कि तुम जब चाहो तब आराम करो, पढ़ो ना, और ऐश की जिंदगी जियो, नेटफ्लिक्स पे जो मन वो देखो। उसी तरह उस टाइम पे नेल्सन मंडेला को, जब वो स्टूडेंट थे, तो उन्हें बस इतनी फ्रीडम चाहिए थी कि वो ट्रांजिटरी फ्रीडम्स रहे। ट्रांजिटरी मतलब टेम्पररी फ्रीडम्स, जैसे कि वो जब चाहे तब रात को बाहर जा सकें, जो मन वो पढ़ सकें, और जहां मन वहां जा सके। फिर लेटर एज अ यंग मैन, जब वो थोड़े से बड़े हुए, इन जोहानसबर्ग एक जगह है साउथ अफ्रीका में, वहां पर उन्हें समझ आया कि आई एंड फॉर बेसिक and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful life. कि जब वो यंग मैन थे, बड़े हुए थोड़े से, तो उन्हें क्या क्या फ्रीडम चाहिए थी? तब उन्हें चाहिए था ऑनरेबल फ्रीडम्स, की एक इज्जत की जिंदगी जी सकें, अपना पैसा कमा सकें, अपनी पसंद की शादी कर सकें और फैमिली रख सकें, और जब तक वो लॉ फॉलो कर रहे हैं उनको कोई उनकी फ्रीडम में ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, यानी बीच में रोकने ना आए। बट स्लोली उनको रियलाइज हुआ कि सिर्फ वो ही नहीं थे जो फ्रीडम महसूस नहीं कर पा रहे थे। इंस्टेड उनके ब्रदर सिस्टर भी फ्रीडम महसूस नहीं कर रहे थे। वो लोग के पास फ्रीडम नहीं थी। कैसे नहीं थी? क्या उनको भी नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराने को नहीं मिल रहा था? नहीं, उस टाइम पे नेटफ्लिक्स नहीं था। अभी देखो कैसे नहीं थी। यहां पे आओ एनसीईआरटी की लाइंस पे। आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड। कर्टेल मतलब कि छीन ली गई। सिर्फ उनकी फ्रीडम नहीं छीन ली गई थी, इंस्टेड जो भी लोग उनके जैसे दिखते थे उनकी फ्रीडम छीन ली गई थी। इसी वजह से इस चीज को चेंज करने के लिए जब उनको ये रियलाइज होता है एज अ यंग मैन, वो ज्वाइन करते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। उस लाइन का मतलब कि उनकी जो हंगर थी कि मैं फ्री हो जाऊं, कि सिर्फ वो पर्टिकुलरली इंडिविजुअली फ्री हो जाएं, उससे भी बड़ी एक भूख बन गई कि उनके लोग, उनके जैसे दिखने वाले लोग, सबके सब लोग फ्री हो जाएं और असली फ्रीडम का मजा ले पाएं। Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. उनका कहना था कि फ्रीडम इंडिविजिबल है यार, इसको बांटा नहीं जा सकता। कि अगर बेड़ियां उनके हाथों में लगी है तो मतलब उनकी बेड़ियां सबके हाथों में लगी है, सारे उनके जैसे दिखने वाले लोगों पे। और अगर सारे उनके जैसे दिखने वाले लोगों पर बेड़ियां लगी है, चेन से बंधे हैं, इसका मतलब कि वो खुद भी चेन से बंधे हैं। आगे वो एक बहुत डीप बात कहते हैं, ध्यान से सुनना। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. बट ये समझने के लिए ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड की मीनिंग जान लो। देखो, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? नहीं, अस्पताल वाला, हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है कि कुछ गलत हो रहा है, और ये गलत जो कर रहा है वो होता है ऑप्रेसर, और जिसके ऊपर ये गलत काम किया जा रहा है वो होता है ऑप्रेस्ड। और नेल्सन मंडेला ये कह रहे हैं कि आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि ऑप्रेसर को भी लिबरेट करो, यानी फ्रीडम दो जैसे ऑप्रेसर को दोगे। अब ऑप्रेसर को कैसी फ्रीडम चाहिए? सुनो ध्यान से। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटेड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। उनका मानना था कि जो ऑप्रेस्ड है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो तो ऑफ कोर्स फ्रीडम के साथ नहीं है, उसको बांध के रखा गया है, अत्याचार हो रहा है। बट जो ऑप्रेसर है, जो ये सब चीजें, जो गलत काम कर रहा है, वो भी परतंत्र है, वो भी आजाद नहीं है। किससे गिरा हुआ है? किस चीज से बंधा हुआ है? वो बंधा है हेट से, वो बंधा है प्रेजुडिस से। प्रेजुडिस यानी बेवजह किसी को नफरत करना, और वो बंधा है नैरो माइंडेडनेस से, कि वो ब्रॉड माइंड का नहीं है, उसको किसी ने ये सब समझा दिया है कि हेट करो किसी को। तो उसको भी फ्रीडम की जरूरत है इन सारी बुरी आदतों से, इन सारी बुरी सोच से। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. मतलब नेल्सन मंडेला का यही कहना था कि अगर कोई किसी और की फ्रीडम ले रहा है तो वो भी फ्री नहीं है। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. यानी oppressed और oppressor दोनों अलग अलग तरीके से ह्यूमैनिटी से छीने गए हैं, यानी दोनों से ह्यूमैनिटी छीन ली गई है अलग अलग तरीके से। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि कैसे ऑप्रेस्ड से, यानी जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उससे ह्यूमैनिटी छीन ही ली गई है, क्योंकि उसको ऐसा ह्यूमन ट्रीट ही नहीं किया जा रहा। बट जो ऑप्रेसर है वो भी इतनी गंदी गंदी सोच के साथ, इतनी बुरी आदतों के साथ जीवन बिता रहा है कि वो भी एक ह्यूमन नहीं रह गया है, उससे भी ह्यूमैनिटी छीन ली गई है, चुरा ली गई है। और यहीं खत्म होता है हमारा चैप्टर